नमस्कार दोस्तों पूरे देश भर में जो एसआईआर चल रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें वेस्ट बंगाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए और इसी को लेकर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। और जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको जीत डिक्लेयर किया है ममता बनर्जी और उनकी जो पार्टी है टीएमसी ने। आप देख सकते हो खबर, विक्ट्री बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ बंगाल, टीएमसी वेलकम सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन इन एसआईआर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि हुआ क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आया, यहां पर बीजेपी क्या कह रही है, टीएमसी क्या कह रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 का, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारा प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि एसआईआर है क्या। देखो, इसका मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसके बारे में आप पिछले कुछ समय से लगातार सुन रहे होंगे, स्पेशली जो बिहार में चुनाव हुआ था। अब बिहार में क्या है कि चुनाव के जस्ट पहले जो इंटेंसिव रिवीजन किया गया था, वो सिर्फ बिहार स्पेसिफिक था, लेकिन उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी प्रेशर आ गया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और आपने देखा होगा राहुल गांधी जी कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो दिखा रहे थे कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। और इसी को देखते हुए फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि पूरे देश भर में जो एसआईआर है वो कंडक्ट किया जाएगा। एसआईआर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नॉर्मली जब भी कोई चुनाव आता है या फिर एनुअल बेसिस पर इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ रिवीजन करती है, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल होता है कि नाम अगर किसी को दर्ज करवाना है, हटवाना है, तो वो सारी चीजें होती थी। लेकिन एसआईआर में क्या होता है, बहुत ही एक्सेप्शनल तरीके से यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है कि कोई पर्सन गलत तरीके से वोट तो नहीं दे रहा है, वो यहाँ पर नागरिक नहीं है, फिर भी कैसे आ गया, कैसे वोट दे रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज अंडरटेकन व्हेन लार्ज स्केल इनएक्यूरेसीज आर सस्पेक्टेड। ऐसा पता चलता है कि बहुत सारे उसमें इनएक्यूरेसीज होंगे लिस्ट के अंदर, इसलिए किया जाता है। माइग्रेशन, डुप्लीकेशन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को लेकर जब सवाल खड़ा होता है, जैसा मैंने आपको बताया राहुल गांधी जी ने सवाल खड़ा किया था, तो इसकी वजह से पूरे देश भर में ये किया गया। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यही है कि जो डुप्लीकेट नेम्स हैं उसको हटाया जाए, जिनकी ऑलरेडी मृत्यु हो गई है तो उनका भी नाम लिस्ट से हटाया जाए, जो लोग माइग्रेट कर गए एक राज्य से दूसरे राज्य में, उनका भी नाम हटाया जाए। इसके अलावा जो डेमोग्राफिक एरर्स हैं उसको थोड़ा सा करेक्ट किया जाए, किसी का नाम में मिस्टेक है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ जो एलिजिबल सिटीजन्स हैं वो वोट कर सकें। ये यहाँ पर एसआईआर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वेस्ट बंगाल में क्या हो गया, क्या अचानक से गड़बड़ी आ गई। अब देखो क्या है, नॉर्मली जो एसआईआर किया जा रहा था उसके अंदर कुछ कैटेगरीज बनाई गई थी कि इतने सारे लोग माइग्रेट कर गए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। अब वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है कि एक नई कैटेगरी ऐड कर दी गई, जिसका नाम है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में क्या था कि कई सारे वोटर्स का नाम सामने आया, और मैं आपको बता दूं कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 1.25 करोड़ वोटर्स को ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के सेक्शन में डाल दिया गया। इसमें इशू क्या है कि मान लीजिए अगर आपके नाम में थोड़ा भी गड़बड़ी है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम अंकित अग्रवाल है, अब मैं लिखता हूं AGRAWAL, राइट। अब लेकिन आपने सुना होगा अग्रवाल कुछ AGAR मतलब पता नहीं कितने तरह के, मुझे भी नहीं पता। तो कई बार इस तरह के जो नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसकी वजह से आपको इशू देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर एज इनकंसिस्टेंसीज हैं पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में, तो वो आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। जेंडर मिसमैच हो गया, कोई मेल है तो उसके सामने फीमेल लिख दिया गया। यहाँ पर जो ओल्डर वोटर रोल्स हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं क्रॉस ओल्डर वोटर रोल्स। तो इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिनके जिनके नाम में इस सब में प्रॉब्लम है, तो उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले कैटेगरी में डाल दिया गया। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस है उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन रेज किए। उन्होंने कहा कि देखो बंगाल के जो इलेक्टोरेट है लगभग 1/3 के आसपास उनका नाम फ्लैग किया गया है, और ये कहीं ना कहीं अनप्रेसिडेंटेड है। इतने बड़े स्केल पर आप लोगों का नाम इस तरह से एक कैटेगरी में डाल दे रहे हो, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डर हो जाएगा कि उनका नाम कट सकता है। एक कौसाई जुडिशियल हियरिंग हो रही है, लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ा है क्या दिक्कत हुआ। यहाँ पर जो पुअर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, एल्डरली हैं, माइनॉरिटी हैं, तो माइनॉरिटी मतलब हाँ बेसिकली जो मुस्लिम्स को लेकर आप देखते होगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है कि बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो बीजेपी कुछ और कहती है, टीएमसी कुछ और कहती है, तो उसको लेकर भी बार बार सवाल उठाए जाते हैं। तो ये सारे जो इश्यूज हैं इसकी वजह से लोगों में डर पैदा हो गया कि उनका नाम कटने वाला है, ये टीएमसी का कहना था। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रॉपर जो वोटर्स के लिस्ट हैं जिनका नाम डाला गया उसका लिस्ट
पब्लिक नहीं किया है और इससे चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं। तो एक प्रकार से ये बैकडोर तरीके से एनआरसी का एक्सरसाइज करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का कहना था। अब जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कई कंसर्न्स रेज किए। सुप्रीम कोर्ट का पहला ये कहना था कि ये जो एसआईआर प्रोसेस वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और स्ट्रेन है। मतलब ये जो फेज यूज किया गया है ना यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो डिसप्रोपोर्शनेटली हार्श है लोगों के ऊपर। जो लोगों का मेंटल पीस और डिग्निटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। डेमोक्रेटिक जो पार्टिसिपेशन है वो बड़े खतरे में है। तो कोर्ट क्यों अलार्म हो गया? बेसिकली मिलियंस ऑफ लोगों को एक साथ नोटिस भेज दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कई सारे जो लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है। जैसा मैंने बताया कि अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं तो लोगों को लगता है कि चलो ठीक हो जाएगा, उसमें क्या ही दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की चीज़ें इश्यूज़ आ रहे थे जो स्पेशली एल्डरली पुअर रूरल वोटर्स हैं, उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी एक जगह से दूसरे जगह जाने में, चीज़ों को ठीक कराने में। तो कोर्ट ने यही किया कि इलेक्टोरल वेरिफिकेशन करना है तो करिए, लेकिन लोगों के मन में डेमोक्रेसी के अंदर ये डर नहीं होना चाहिए कि उनका नाम कटने वाला है। और यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि कोर्ट ने बेसिकली क्या क्या इश्यूज रेज किए हैं। देखो, सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी का, मतलब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जो कैटेगरी डाला गया है ये क्लियरली पब्लिश नहीं है, नाम पब्लिश नहीं हो रखा है। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इनफॉर्मल तरीके से दिया जा रहा है। मतलब इलेक्शन कमीशन पहले खुद ही श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या क्या रूल्स होने चाहिए। बाद में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं तो इनफॉर्मल तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए जा रहे हैं। वोटर्स को पता नहीं है कि कौन से रूल्स के हिसाब से उनको नोटिस भेजा गया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है, मतलब बहुत कम वेरिफिकेशन सेंटर्स हैं इतने सारे करोड़ ऑफ वोटर्स को लेके। और कोई रूरल पॉपुलेशन, रूरल एरियाज में कोई रह रहा है तो उसको काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन बर्डन है वो सिटीजन्स के ऊपर डाल दिया गया है। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनको अपनी एलिजिबिलिटी वापस से प्रूव करनी पड़ी है। जैसे आपने देखा होगा सरकारी काम में अक्सर ये गड़बड़ी होती है, आपने आधार बनाया, कभी कुछ हुआ तो उसमें आप भले ही फॉर्म सही भर के दे रहे हो, लेकिन सामने वाला जो बंदा बैठा है वहाँ पर वो सही से काम नहीं कर रहा, उसने आपका नाम ही गलत डाल दिया। तो ये तो अल्टीमेटली सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि सरकार की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं, आप इसकी जिम्मेदारी जो है उल्टा लोगों के ऊपर डाल रहे हो। तो ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं कोर्ट ने रेज किया। क्वेश्चन ये आता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या जारी किया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ट्रांसपेरेंसी के लिए कहा है, मतलब जितने भी लिस्ट हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उनका नाम प्रॉपर तरीके से लिस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से। इलेक्शन कमीशन उसको छुपा नहीं सकती। और उनके जो नाम है वो ब्लॉक ऑफिसेज में, पंचायत में, पब्लिक स्पेसेस में प्रॉपर तरीके से लिस्ट होना चाहिए कि इतने लोगों का नाम इसमें आया है। और इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए हियरिंग के लिए, लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना ट्रैवल करना पड़े। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स लोग सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई एल्डरली पीपल है, नहीं जा सकता, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। मान लो अगर कोई उस समय घर पे नहीं है, कहीं और किसी राज्य में, तो वो अपने फैमिली मेंबर को बोल देगा, वो उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो उसमें इलेक्शन कमीशन को इश्यूज नहीं होने चाहिए। यहाँ पर ये भी बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है कि एक वोटर है, उसका नाम इस कैटेगरी में आया है, तो क्यों आया है, किस वजह से आया है, क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, जैसे स्कूल एडमिट कार्ड हो गया या फिर बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए, गवर्नमेंट ID डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि ये अलाउड नहीं होगा, वो अलाउड नहीं होगा। कोई देना चाह रहा है वो दे सकता है। इसके अलावा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए कि अगर किसी का नाम काटा जा रहा है तो उसको लिखित में होना चाहिए कि क्यों काटा गया। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होगी, वो इससे भाग नहीं सकते। कोई भी पॉलिटिकल अनरेस्ट या फिर किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने SIR को बंद कर दिया है। बेसिकली अगर आप देखोगे ऑपोजिशन पार्टी ये भी डिमांड कर रही थी कि SIR होना ही नहीं चाहिए, गलत तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट ने उसको बंद नहीं किया है और कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है गलत इंटेंशन का। कोर्ट ने वेरिफिकेशन, वोटर वेरिफिकेशन को इनवैलिडेट नहीं किया है। बेसिकली कोर्ट चाहता है कि ड्यू प्रोसेस हो, सही प्रोसेस से हो, ह्यूमन डिग्निटी हो और डेमोक्रेटिक फेयरनेस हो। लेकिन ये जो जजमेंट आया, इसको तृणमूल कांग्रेस ने विक्ट्री की तरह डिक्लेयर किया। जो अभिषेक बनर्जी हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ नेम होना चाहिए, सोशल रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए, पुलिस ओवरसाइट होना चाहिए। तो यही सब हम मांग कर रहे थे और ये हो गया है। और TMC का आर्गुमेंट यही था, जो कोर्ट है वो उनके कंसर्न्स को वैलिडेट कर चुकी है। जो ओपेकनेस चल रही थी अभी तक, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उसको रिजेक्ट की है और वोटर का जो राइट है उसको सामने रखी है।
तो तृणमूल कांग्रेस जो है इसको विक्ट्री की तरह डिक्लेयर कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। तो सब अपने अपने हिसाब से जो है चीज़ों को रख रहे हैं। अच्छा, ये जो केस है ये इतना पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव क्यों हो गया? देखो, इलेक्टोरल इंपॉर्टेंस समझना है, क्योंकि 2026 में इस साल बंगाल में चुनाव है। थोड़ा भी अगर चेंजेस होता है, डिलीशन होता है वोटर्स का, तो जो टाइट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसमें इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो तुरंत चेंज हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल बैलेंस भी रखना है, इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी, जुडिशियल ओवरसाइट, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, तो वो सब मैटर करता है। और साथ ही साथ ये नेशनली अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा केस बन जाएगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इसकी वजह से बाकी के राज्यों में भी जब एसआईआर होगा तो ट्रांसपेरेंट ह्यूमन प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए। मास वोटर वेरिफिकेशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लोगों को। तो काफ़ी कुछ है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट था आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल कितने देशों के साथ, कौन कौन से देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे 2027 हो या फिर 2028, हर एक बैच आप ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।